ठीक है, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मतलब दैट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर 2, जो पहले था वो भी एनसीआर के फॉर्म में लिखा हुआ जो एक्सपेंशन था वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो एन आप कोई भी इंडेक्स आप लिख सकते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में देखिए, अब इसमें ऑब्जर्वेशन है, जैसे एन जैसे ही नेचुरल नंबर होगा, एन जैसे ही नेचुरल नंबर होगा तो सीरीज विल टर्मिनेट समवेयर। क्यों? तो न्यूमरेटर का फैक्टर आप देखेंगे तो एन में से नेचुरल नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करके बनाया गया है। एन, n-1, n-2, n-3, यही सब दिख रहा होगा, है ना। कहीं तो n-हाफ तो नहीं है, कहीं n+1 नहीं किया गया है कि n में से -1 सब्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो जितना भी फैक्टर आपको दिख रहा होगा वो सब क्या है कि n में से नेचुरल नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करके जनरेट किया गया है। ठीक, और नेचुरल नंबर बढ़ते जा रहा है, जैसे पहले में देखेंगे मतलब 1 को छोड़ करके तो n है सिर्फ, दूसरे में n × n-1 है, तो पहले x का जो कोफिशिएंट था n के फॉर्म में वो कैरी हुआ ही है, और एक एडिशनल फैक्टर और लिख लिया गया n-1, 1 सब्ट्रैक्ट करके, ये नहीं कि 1 ऐड करके, उसे छोटा फैक्टर लिखा गया है। x² का कोफिशिएंट जो भी है वो एग्जैक्टली कैरी हुआ है, आगे देख सकते हैं n, n-1 दोनों x³ में, और एक और एडिशनल फैक्टर n-2 लिख लिया गया है। x³ है तो 3 फैक्टर है ना। तो पीछे जो भी कोफिशिएंट है n के फॉर्म में वो सब कैरी होते जा रहा है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक, तो कब बाय द वे n जब नेचुरल नंबर होता होगा तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा तो आएगा कि n-n आ जाए, है ना, कभी ना कभी। यस सर, n-n तो आएगा, जरूर आएगा, और जैसे ही n-n आया तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, और वो n-n आगे भी कैरी होगा, क्योंकि आपने देखा है, आपका ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि x का कोफिशिएंट जो भी है n के फॉर्म में वो आगे कैरी हुआ है, इसमें कैरी हुआ है, और एक एडिशनल फैक्टर और लिख लिया n-1। अब x² में ये 2 आ गया, x² का ये दोनों का दोनों कैरी हुआ है आगे, और तीसरा एक एडिशनल फैक्टर और लिख लिया n के टर्म में, एक और सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अब इसमें ये 3 फैक्टर आ गया, अब ये तीनों आगे कैरी हुआ है, देख रहे हैं, किसी को ड्रॉप नहीं किया है, और फिर एडिशनल फैक्टर एक और सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया, उसके बाद जो जस्ट नेक्स्ट लोअर फैक्टर होगा वो हमने लिख लिया। ये सिलसिला जारी रहेगा, यही लिखने का ट्रेंड है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं n-n आएगा, और जहां भी n-n की एंट्री हो गई, इफ n इज नेचुरल नंबर देन ओनली दिस इज पॉसिबल, क्योंकि n में से नेचुरल नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करके फैक्टर बनाया जा रहा है। तो जैसे ही n-n कहीं पर एंटर हुआ तब उसके आगे सारे टर्म में n-n आएगा, वो कैरी होता है, इसका मतलब उसके आगे का सारा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ही 0 है। ठीक है, तो देखिए, इफ n इज नेचुरल नंबर तो अपने आप सीरीज विल टर्मिनेट, इफ n इज नेचुरल नंबर। तो देखिए, ये सब जो है ऑब्जर्वेशन है, ये किसी मैथमेटिक्स का या किसी सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है। देन देयर विल एग्जिस्ट, है ना, टर्म लाइक, ये इस तरह का होगा, n, n-1, n-2 होते होते कहीं ना कहीं n-1, और फिर जब n-n आएगा तो अपॉन में कितना फैक्टोरियल लिखेंगे, n फैक्टोरियल, n+1, है ना। देखिए, जैसे n-2 है तो 3 फैक्टोरियल, n-1 लास्ट में है तो 2 फैक्टोरियल, n-3 है तो 4 फैक्टोरियल, तो लास्ट में जब n-n होगा तो उसके नीचे क्या होगा, n+1 फैक्टोरियल। ठीक, दूसरी बात, x के पावर में देखिए क्या होगा, 3 फैक्टोरियल है तो क्यूब, 4 फैक्टोरियल है तो पावर 4, 2 फैक्टोरियल है तो 2, n फैक्टोरियल है तो पावर क्या होगा, n+1। इसका मतलब पहली बार x रेज पर n+1 का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, उसमें लास्ट फैक्टर होगा n-n, तो दिस विल बिकम 0। तो जो लास्ट टर्म एग्जिस्टिंग होगा वो यही होगा, x रेज पर n और लास्ट में n-1
क्योंकि जितना पावर होता है लास्ट फैक्टर में n में से उससे एक कम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यूब है तो लास्ट फैक्टर में n में से 2 सब्ट्रैक्ट किया गया, और 4 है तो n में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया। यही सिचुएशन है। तो x रेज पर n होगा तो लास्ट फैक्टर में क्या होगा, n में से n-1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो n से लेकर यहाँ तक का प्रोडक्ट और अपॉन पावर जितना होता है उतना फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, तो न्यूमरेटर भी देखेंगे तो n से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये n फैक्टोरियल है, 1 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। यही लास्ट टर्म आपका होता था x रेज पर n वाला, इफ n वाज नेचुरल नंबर, सीरीज वाज टर्मिनेटिंग, जो मैं दिखा देता हूँ। n जब नेचुरल नंबर होता था, सीरीज वाज टर्मिनेटिंग एट x रेज पर n, तो इसके आगे का कोई टर्म नहीं होता था, उसके पीछे राज यही। ओके सर। ठीक है, इसको समझ गए? यस सर। है ना? तो जो सीक्वेंस अपना है उसमें देखेंगे तो ये अपने आप जब n नेचुरल नंबर होगा तो सीरीज विल टर्मिनेट एट x रेज पर n। क्यों? तो x रेज पर n+1 ऑनवर्ड सारा कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो सब खत्म। तो इसीलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। दिस एक्सपेंशन इज फॉर एनी इंडेक्स, है ना, कुछ भी आप रख सकते हैं। n के जगह पर हाफ रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, 2/3 रखिए, 3/5 रखिए, लाइक दिस। तो x कैन बी, n कैन बी एनी रैशनल इंडेक्स ऑफ कोर्स, है ना, एनी रैशनल इंडेक्स आप रख सकते हैं इसके जगह 1/2, 1/3, 1/5 एंड सो। ठीक, अब देखिए, अब इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूं, एक लाइन लिख करके। अब इसमें जहां जहां x लिखा हुआ वहां पर मैं -x लिख देता हूं। ठीक है, सिर्फ फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, वर्केबल फॉर्म में इसको चेंज कर रहा हूं, मतलब काम आने लायक फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, जो आगे हमें यूज होगा उस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखिए 1 - x रेज टू द पावर -n, जहां जहां x है वहां पर -x मैंने रखा। ठीक है, तो 1 - nx, ठीक है, प्लस n-1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर माइनस n-1 n-2 और अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब। ठीक है, प्लस n-1 n-2 n-3 और अपॉन 4 फैक्टोरियल x रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। हो गया। ऊपर में जहां जहां x था वहां पर मैंने -x डाला। ठीक है, तो जिस किसी भी टर्म में x का ऑड पावर है वहां साइन चेंज हो गया, और इवन पावर वाले को कोई असर नहीं। ठीक है, यहां तक समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए एंड सो ऑन छोड़ दिया। अब इसको, अब सॉरी n ही था ना, n को तो अभी चेंज नहीं मैंने किया है, n तो n ही है। x को -x से मैंने रिप्लेस किया। अब अगला स्टेप है n को -n से रिप्लेस करना। नाउ रिप्लेस n बाय -n। ठीक है, रिप्लेस n बाय -n। 1 - x रेज टू द पावर -n, अब -n हो जाएगा। अब ऊपर वाले में जहां जहां n आपको दिखता है वहां पर -n रख दीजिए। देखिए 1 + nx प्लस ऑफ -n -n-1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर माइनस ऑफ -n -n-1 -n-2 और अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब, फिर प्लस -n -n-1 -n-2 -n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल x रेज पर 4 एंड सो। ठीक है, देख के बताइए ये सब समझ गए? सिंपली मैंने जहां जहां n है वहां पर मैंने -n डाल दिया। ठीक है, यस सर। यस सर। अब देखिए, अब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज 1 - x
रेज टू द पावर माइनस एन एच 1 प्लस एन एक्स। अब देखिए दोनों ब्रैकेट से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो दो माइनस का प्रोडक्ट प्लस n इंटू एन प्लस 1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तीसरे में है ना एक्स क्यूब वाले में, तीसरा नहीं फोर्थ होगा, एक्स क्यूब वाले में ऊपर वाले तीनों ब्रैकेट से एक माइनस आएगा, एक एक माइनस आएगा और एक माइनस पीछे है, तो चार माइनस मिल करके प्लस n n प्लस 1 n प्लस 2 और अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और अपॉन 4 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर 4। आ गया? ठीक है, इसको देख के बताइए, समझ गए? यस सर। कि न्यूमरेटर में जहां Yes, जहां sir. माइनस एन था उन सब में से माइनस मैंने कॉमन लिया। Yes, sir. आ गया? सर यस यस कि नो? सर हाँ बताइए। सर इधर हमने माइनस कॉमन लिया तो इधर माइनस हो जाना चाहिए ना? इधर किधर? तो थर्ड टर्म में हाँ जब हमने माइनस लेना शुरू किया तो साइन चेंज होना चाहिए। माइनस जब हमने कॉमन लिया है एन के जगह पर माइनस एन रखा है, ठीक है, ये Yes, रिप्लेसमेंट जो हुआ है ऊपर वाले में एन जहां जहां था वहां पर मैंने माइनस एन रख दिया। यस सर। ठीक है, तब जरा देखिए थर्ड टर्म ऑनवर्ड हमें जरूरत होगी। जैसे इसमें दोनों फैक्टर से, न्यूमरेटर के दोनों फैक्टर से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस एन तो था ही, तो माइनस बाहर आ गया, और माइनस एन माइनस 1 में से एक माइनस कॉमन ले ले तो माइनस ऑफ एन प्लस 1 हो जाएगा। यस सर। तो दो माइनस मिलकर के प्लस नहीं हो गया? ओके सर, ओके। समझ गए? यस सर। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें न्यूमरेटर में तीन फैक्टर हैं, तीनों में से एक एक माइनस कॉमन आएगा, माइनस एन में से माइनस हटा ले तो एन रह जाएगा, माइनस एन माइनस 1 में से माइनस हटा ले तो एन प्लस 1 रह जाएगा, माइनस एन माइनस 2 में से माइनस हटा ले तो एन प्लस 2 रह जाएगा। नहीं, तीन माइनस इधर से आया और एक माइनस पीछे है, तो चारों माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। आप समझ गए? बताइए यस कि नो? यस सर। है ना? ऐसे ही देखिए अपॉन 4 फैक्टोरियल वाला जो है, इसमें चार माइनस कॉमन आएगा, माइनस एन में से एक माइनस, माइनस एन माइनस 1 में से एक माइनस कॉमन लेंगे तो एन प्लस 1 रह जाएगा, माइनस एन माइनस 2 में से एक माइनस बाहर निकाल लें एन प्लस 2 रह जाएगा, फिर माइनस एन माइनस 3 में से माइनस बाहर निकाल लें एन प्लस 3 हो जाएगा। चारों फैक्टर में से माइनस निकालेंगे तो टोटल माइनस कलेक्टेड विल बी 4, मतलब माइनस 1 रेज टू द पावर 4 इज प्लस 1, ये प्लस हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सब लोग समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो अब देखिए, अब इसको मैं लिखता हूं 1 माइनस एक्स रेज पर माइनस। देखिए अब ये, अब इस स्टेज में n इज नेचुरल नंबर, इफ n इज नेचुरल नंबर देन, जैसे यहाँ पावर में -4 -5 ऐसा लिखा हो, तो माइनस के साथ जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, n इज नेचुरल नंबर, मतलब 1 माइनस एक्स का पावर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इस 1 को आप nc0 लिख सकते हैं या n-1c0 लिख लीजिए, n-1c0। क्यों, तो मैं बता,
एक शेप में देना चाह रहा हूं, मेरी इच्छा है कि n नेचुरल नंबर है, तब ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा आ सकता है, NCR के फॉर्म में लिख सकते हैं। n माइनस C0 कुछ भी हो, NC0 इज 1, n-1 C0 इज 1, n+2 C0 इज 1। C0 जो भी होगा उसकी वैल्यू होगी 1, चाहे वो NC0 हो या 5C0 हो या 20C0, ठीक है। तो n-1 C0 की वैल्यू होगी 1। अब जरा देखिए n किसकी वैल्यू आती थी, NC1 की, अभी हमने लिखा है थोड़ी देर पहले, NC1 इज x, NC1 इंटू x। n आप NC1 की जगह पर लिखे थे, अब जरूरत पड़ेगी तो NC1 को आप n भी लिख सकते हैं, n को NC1 भी लिख सकते हैं, यही था, NC1 वाज n, ठीक है। NC2 को लिखने का तरीका, NC3 NC4 सबको लिखने का तरीका हमने सीखा है। अब इसका यूज करना, जैसे ये NC1 हमने किसके जगह पर लिखा है, n के जगह पर, नहीं लिख सकते थे, यस सर। अब जरा देखिए Yes, n sir. प्लस n इंटू n+1 C2, सॉरी 2 फैक्टोरियल, इसको n+1 C2 लिख सकते हैं, n+1 C2, n+1 C, जैसे NC2 लिखना होता तो क्या लिखते थे, n-1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हमने सीखा है। n से शुरू होकर दो लगातार फैक्टर लिखते हैं और अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आता है इसीलिए शॉर्टकट हमने जनरेट किया है। ये NC2 आपका है NC2, यही आया था, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। NC3 था तो n से शुरू होकर 3 कंसेक्यूटिव फैक्टर अपॉन 3 फैक्टोरियल, n से शुरू होकर, तो यहाँ जो इंडेक्स होता है वहां से शुरू होकर 3 कंसेक्यूटिव फैक्टर लेंगे। NC3 है, n से शुरू होकर n+1 C3 होगा, n+1 से शुरू होकर n+5 C3 होगा, n+5 से शुरू होकर 3 कंसेक्यूटिव फैक्टर लेते, तो n+1 C2 लिखते तो यही होता है n+1 इंटू n और अपॉन 2 फैक्टर। यस सर। तो इसको लिख देता हूं मैं n, इसको n+1 C2 और x स्क्वायर, क्यों, तो अब n नेचुरल नंबर है तो ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म देखिए, x³ के पीछे जो लगा हुआ है ये आपका n+2 n+1 इंटू n और अपॉन 3 फैक्टोरियल है, तो इसको आप लिख सकते हैं n+2 C3, n+2 C3 यस सर। लिख लेंगे, n+2 से शुरू होकर 3 कंसेक्यूटिव फैक्टर और अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका n+2 C3 और x³। चलिए अब मैं जनरलाइज कर देता हूं, 3 टर्म आ गया। अब नेक्स्ट को देखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, n+3 C4, 4 फैक्टर है ऊपर, है ना, कहां से शुरू होकर, n+3 से शुरू होकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिव 4 फैक्टर है, n+3 C4 x⁴ आ गया। इन सबको मैंने डिकोड जो किया है ये समझ गए, n के नेचुरल नंबर होने के कारण Yes, sir. n+3 n+2 n+1 और n, ये 4 कंसेक्यूटिव फैक्टर का प्रोडक्ट है और अपॉन 4 फैक्टोरियल है, कहां से शुरू होकर, n+3 से शुरू होकर, इसीलिए इसको आप लिखेंगे n+3 C कितना फैक्टर है, 4, ठीक है। ये था n+2 से शुरू होकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 कंसेक्यूटिव फैक्टर का प्रोडक्ट और अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसीलिए इसको लिख लेते हैं n+2 C3, ये हो गया अपना n+3 C4 x⁴। अब ऑब्जर्वेशन है ना, अब ऑब्जर्वेशन ये हमारा जो फाइनल टच होगा इसकी तरफ, और इसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, आप खूब मजे में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा ठीक से देख लीजिए कि क्या क्या सब दिया हुआ है ना, कि जैसे देखिए x⁴1, जहां से x की एंट्री हुई उसी की बात करते हैं। पहला टर्म तो 1 है ही, 1 माइनस x⁴ कुछ भी होगा, माइनस ऑफ समथिंग, तो पहला टर्म होगा 1, अब उसको NC0 NC1 के टर्म में लिखना ही नहीं, 1 लिख डालिए, ये तो सिमेट्री के लिए मैंने लिख दिया है, जो इस सिस्टमेटिक ऑर्डर में आ जाए
उसी और इसी रूल को ओबे करते हुए है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, वरना पहला टर्म 1 है, बस सबको मालूम है। अब देखिए x के पावर में जो भी है c उतना ही है, x रेज पावर 1 तो c1, x रेज पावर 2 तो c2, x रेज पावर 3 तो c3, x रेज पावर 4 तो c4। इसका मतलब कि जब x रेज टू द पावर r होगा तो c कितना होगा, लोअर इंडेक्स कितना लिखेंगे, यही ऑब्जर्वेशन है ना। एक्स क्यूब में 3 है, एक्स स्क्वायर में 2 है, एक्स रेज पावर 4 में है, तो एक्स रेज पावर r में ऑब्वियसली r होगा, आना ही होगा, ये सिस्टम के बाहर नहीं आ सकता। अपर इंडेक्स अब देखिए, एक्स रेज पावर 1 है तो n है सिर्फ, है ना, मतलब n में कुछ ऐड नहीं किया, n प्लस 0। एक्स स्क्वायर है तो n प्लस 1 है, एक्स क्यूब है तो n प्लस 2 है, एक्स रेज पावर 4 है तो n प्लस 3 है? समझ गए? सर n प्लस r माइनस 1, एक्स क्यूब है तो n प्लस 2, एक्स रेज पावर 4 है तो n प्लस 3, है ना, पावर 4 है तो n प्लस 3 है। इसका मतलब एक्स रेज पावर r है तो n प्लस कितना होगा, एक r minus 1 r minus 1 n प्लस R r माइनस, minus 1. ठीक है, ये इसका जनरल टर्म, ये जनरल टर्म। तब मैं लिखता हूं, देखिए इसको मैं लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r इन 1 minus x raised to the power minus n is equal to n plus r minus 1c। ठीक है, आपको अब इस एक्सपेंशन के यार n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल, ठीक है, उसके लिए है ना n नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखिए, अब इस एक्सपेंशन के किसी भी पावर का कोफिशिएंट आपको चाहिए तो r के जगह पर और नंबर रखिए, जैसे x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, एक्स क्यूब के पीछे कौन सा नंबर लगा हुआ होगा वो चाहिए, ये बता देगा आपको। आर के जगह पर सिर्फ 3 रख के देखिए, आ जाएगा n प्लस 2c3, नहीं, एक्स क्यूब के पीछे है n प्लस 2c3। एक्स रेज पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो आर के जगह पर 4 डालिए इसमें, तो n प्लस 4 माइनस 1 c4, तो n प्लस 3 c4 दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो आर के जगह पर 2 डालिए, तो n प्लस 1 c2 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट n प्लस 1 c2। ऐसे ही एक्स रेज पर 0 का कोफिशिएंट चाहिए, समझ गए, एक्स रेज पर 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो आर के जगह पर क्या डालेंगे, 0 डाल के देखिए तो ये आ जाएगा n माइनस 1 c0। इसीलिए मैंने पहले Yes, टर्म पे sir. n माइनस 1 c0 रखा था, मुझे मालूम था इसलिए रख दिया, इसी सिस्टम में वो फिट बैठ जाए। इससे x के किसी भी पावर का कोफिशिएंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेंशन हमेशा इस x के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में ही लिखा आता है, ये नहीं x रेज पावर -5 का कोफिशिएंट निकालने लगिएगा। एक्सपेंशन x के नेगेटिव पावर में नहीं लिखा आता है, x के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में ही आप एक्सपेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो कभी भी इसमें Yes, sir. हाँ 1 माइनस एक्स रेज पावर माइनस एन के एक्सपेंशन में x रेज पावर -50 का कोफिशिएंट नहीं सर्च करने लगेंगे, वो होगा ही नहीं टर्म। एक्सपेंशन में x का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ही रहेगा, ये x जो है, अब इस x के जगह पर 1/x दे दिया, x के जगह पर 1/x दे दिया, तब ठीक है, x का नेगेटिव पावर हो जाएगा। तो 1/x का पावर 50 रेज करेंगे तो सॉल्व होकर के x रेज पर -50 हो जाएगा, समझ गए। लेकिन उस बाइनोमियल का जो सेकंड टर्म है उसका पावर आप पॉजिटिव इंटीजर ही रखते हैं, समझ गए पूरी बात। इस चीज को समझ गए कि x रेज टू द Yes, पावर sir. r का कोफिशिएंट ये है ना, और ये बहुत काम की चीज है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस टॉपिक में तो का कमी यूज है, लेकिन आगे चल करके बहुत जगह आपको बड़ी मुसीबत से निकालेगा। जैसे आपको कहे कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 5 इन 1 माइनस x रेज टू द पावर -3, तो आप लिख सकते हैं 3 + 5 - 1 c5, समझ गया, n + r - 1 cr, मतलब 7 c5 आ गया, ठीक है, 7 c5। एक हमने सीखा था कि ncr = ncn - r, ये होता है,
ठीक है, ये होता है NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है, कुणाल के लिए नया होगा है, इसलिए घबराना नहीं है। तो 7C5 ये फॉर्मूला है, 7C5 जो हमने निकाला था, जब सीख जाएंगे तो आप भी निकालेंगे। एन 7C5 इक्वल टू 7C7 माइनस 5। N is 7, R is 5, मतलब 7C2। 7C5 और 7C2 की वैल्यू सेम होगी। इस 7C5 को आप लिख सकते हैं 7C2, ये भी लिख सकते हैं। और 7C2 को अभी लिखना हमने सीखा, 7 × 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 1 × 2, ये 21 हो गया। समझ गए? तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 5 इन 1 माइनस x रेज पावर -3 विल बी, ऐसे ही देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 20 इन 1 माइनस x रेज पावर -2 लिख सकते हैं, 2 + 20 - 1c 20, n + r - 1cr। देख रहे हैं कि n और r क्या क्या सब है। माइनस के साथ जो नंबर होता है नेचुरल नंबर, दैट नेचुरल नंबर ही है, नेगेटिव नहीं लेना है ना। और x का जो पावर है जिसका कोफिशिएंट चाहिए वो r है। ये कितना हो गया, 21c 20, मतलब इसको लिख सकते हैं 21c1, मतलब 21 आ गया। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 20 इन 1 माइनस x रेज पावर -2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 5 इन 1 माइनस x रेज पावर -3। ऐसा भी होता है नहीं, जबकि लगेगा कि उसमें कुछ और होता होगा, इसमें कुछ और होता होगा, दोनों में एक ही होता है, एक ही चीज। सर हाँ सर यहाँ पर हमने ये n नेचुरल नंबर लिया है तो ये टर्मिनेट करेगा। n, हाँ, जहां पर n हमने, यहां देखिए, यहां पर हमने n नेचुरल नंबर लिया है, इसका मतलब पावर रेज्ड इज नेगेटिव इंटीजर। ये n नेचुरल नंबर, ये n जो है ये नेचुरल नंबर, इसीलिए NC0 NC1 ये सब लिख पाए, नहीं तो लिख ही नहीं पाते, क्योंकि NCR किसके लिए डिफाइंड होता है, n जब नेचुरल नंबर होता है उसी के लिए। समझ गए? क्योंकि एक्सपेंशन जो था n एनी इंडेक्स हो, सब सारे इंडेक्स के लिए था, उसमें नेचुरल नंबर भी आता है, फिर उसको हम x को -x से n को -x से रिप्लेस करते गए, तो 1 माइनस x रेज पर -n इस फॉर्म में आ गया। ये जनरल है, ये जनरल इंडेक्स के लिए। जनरल में वो स्पेशल इंडेक्स n नेचुरल नंबर भी आता है, ठीक है। जनरल में एनी इंडेक्स में n नेचुरल नंबर भी आता है, ये सब एनी इंडेक्स के लिए वैलिड है, ठीक। अब इसमें स्पेशली जब n नेचुरल नंबर हो तो आप ये काम कर सकते हैं। समझ गए कि n नेचुरल नंबर है तभी तभी ये लिखा जा सकता है, वरना नहीं लिख सकते। ये n नेचुरल नंबर के लिए ही है, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो n एनी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के, ये CR जैसे ही हमने एंटर करवाया है, n मस्ट बी नेचुरल। अब समझ गए? ये देख के बताइए, ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जोर से दम लगा के बोलते हैं, है ना, ये नहीं कि नींद भी Yes, लेते sir. रहते हैं, क्योंकि ये है ना, लाइव क्लास होती है तो सामने आंख मिलती रहेगी, तो उस समय तो पलक भी नहीं झपका सकते। और अभी क्या है, अभी थोड़ा अटेंटिव रहना आपका काम है ना, आपका काम, आप अलर्ट रहेंगे। तो ये लिख सकते हैं ऐसे। अब आइए, अब इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे इसका यूज जो आप करते हैं, जैसे आपको एक कह दिया
इस पर चर्चा हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। जैसे फाइंड, अभी बता देता हूँ, अभी कुछ तरीका देता हूं। जैसे कहता है फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of equation x1 plus x2 plus x3, ठीक है, इक्वल टू से छोटा नंबर लेता हूं 10, ठीक है। इस इक्वेशन का कहता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बता। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। इंटीजर 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो को पॉजिटिव में नहीं घसीटना है। तो 3 तरह का इंटीजर है आपका, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो कहता है इसमें x1 x2 x3 के जगह पर नॉन नेगेटिव इंटीजर रख करके कितने केस में सम 10 लाया जा सकता है। नेगेटिव नहीं रखना है, या तो जीरो रख सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर। जैसे से फॉर एग्जांपल कि when x1 is 0, x2 is 0 and x3 is 10, then their sum will be 10। ये एक सॉल्यूशन है। x1 is 1, x2 is 2, x3 is 7, their sum will be 10। This is one of the solutions। समझ गए कैसा सॉल्यूशन गिनना है। x1 is 10, Okay. x2 is 0, x3 is 0। This is also one of the solutions। Similarly, x2 is 0, 10, x1 0, x3 0। This is also one of the solutions। तो कह रहा है कि इस तरह का टोटल कितना सॉल्यूशन होगा ये गिन के बताओ। समझ गए कैसे सॉल्यूशन को गिनना है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, सब लोग क्या काम करना है समझ गए। काम करना मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि हमें करना क्या है। कि हमें अभी इस तरह का कितना सॉल्यूशन होगा इसकी गिनती करनी है। ठीक है, इसकी गिनती सर करनी। इसको एक और बता दीजिए। एक बार और बता दूं। गुड। देखिए कहता था कि फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, है ना। तो इंटीजर 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। उसमें नेगेटिव नहीं लेना है, मतलब जीरो ले सकते हैं और पॉजिटिव ले सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने लिया कि x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 10 रख के, तो लेफ्ट हैंड साइड का समेशन 10 आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। x1 is 1, x2 is 2 and x3 is 7, then their sum will be 10। This is also one of the solutions। होगा when x1 is 10, x2 is 0, x3 is 0, then this is also one of the solutions। ये सब सॉल्यूशन सेट है, ये सब अपने दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कह रहा है कि इस तरह का टोटल कितना सॉल्यूशन होगा ये गिन के बताओ। ठीक है, Yes, sir. बताइए, है ना। इस तरह का टोटल कितना सॉल्यूशन होगा ये आपको गिन के बताना। कैसे गिनेंगे। अब तो मुश्किल हो गया क्या। अनुश्री, अन्वेषा, भौमिक सर 54। हैं क्यों। नहीं सर ऐसे ही बता दिया मैनुअली गिन के। अच्छा, रख रख के गिन लिया। नहीं ठीक है, नहीं चलिए सर देखिए। मतलब सर एक ऐसा एक लॉजिक लगाया। अच्छा देखिए, अब मैं करता हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज मैं तरकीब बताता हूँ। इस पर हो सकता है क्लास कहीं खत्म हो जाए, तो सोच करके आप रखिएगा और तब उसके बाद में जवाब देंगे। जैसे मैं एक ब्रैकेट तैयार करता हूँ, ठीक है, एक ब्रैकेट तैयार करता हूँ और इस ब्रैकेट में x के पावर में कुछ नंबर रखता है ना, और वो पावर में जो नंबर रखा जाएगा वो x1 की फिजिबल वैल्यू,
जैसे x1 की फिजिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, हमें इसी को सॉल्व करना था, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10। आप x1 के जगह पर क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं एज पर योर विशेस, बाकी की वैल्यू संभाल लीजिए। x1 के जगह पर आप 1 रख सकते हैं, x1 के जगह पर 2 रख सकते हैं, और ऐसे ही x1 के जगह पर आप 10 भी रख सकते हैं। नहीं, जैसे हमने देखा था, Yes, sir. x1 is 10, the remaining 2 are 0, x2 0, x3 0 रख Yes, दें, sir. तो तीनों का सम 10 आएगा। तो पहले ब्रैकेट में x के पावर में जो नंबर है, दे आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x1। ठीक है, अभी मैं क्या रख रहा हूं ये सिर्फ आपको बता रहा हूं और ये आपको समझना है। दूसरा एक ब्रैकेट मैं लेता हूं और सेम बेस x के ही पावर में, और इसमें मैं जो वैल्यू रखूंगा वो x2 की पॉसिबल वैल्यू रखूंगा। पॉसिबल वैल्यू ये नहीं कि जबरदस्ती की होना ही, क्या क्या हो सकता है। x2 के जगह पर आप 0 भी रख सकते हैं, x2 के जगह पर आप 1 भी रख सकते हैं, x2 के जगह पर आप 2 रख सकते हैं, और x2 के जगह पर आप 10 भी रख सकते हैं। नहीं रख सकते हैं, x2 10 रख ले, x1 0, x3 0, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। x2 के जगह पर आपको 2 रखने की इच्छा, रखिए 2 रख लीजिए x2 के जगह पर, और x1 x3 को बांट लीजिए, दोनों का सम 8 आ जाए। समझ गए। तो इस तरह से ये दूसरे ब्रैकेट में सेम x के पावर में, मतलब दोनों में बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है। Why base has been kept same? Why the two bracket have been separated? ये सब मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब आप पकड़ लेंगे क्योंकि कुछ काम आप कर चुके हैं, बेसिक होमवर्क। थर्ड ब्रैकेट में बिल्कुल इसी तरह से x3 के पॉसिबल वैल्यूज को मैं रखूं, x रेज पावर 0, x रेज पावर 1, x रेज पावर 2 और x रेज टू द पावर 10। ठीक है, समझ गए कि तीनों ब्रैकेट में x के पावर में जो नंबर है वो क्या है, क्या आपकी समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. पहले ब्रैकेट में x1 की वैल्यू है, दूसरे ब्रैकेट में x के पावर में x2 की वैल्यू है, तीसरे ब्रैकेट में x के पावर में x3 की वैल्यू है। अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स आर एडेड, एंड दिस वाज द रीजन द बेस हैज बीन केप्ट सेम इन ऑल द 3 ब्रैकेट्स। जिससे कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो बेस जब सेम रहेगा तो पावर जुड़ करके आ जाए। ठीक है, अब इन तीनों के प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10 सर्च कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 10 इन द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। अब जरा सोच के देखिए, इन 3 फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो तीनों फैक्टर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट का हर एक टर्म जनरेट करने के लिए हर फैक्टर एक एक डोनेशन देगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, Yes, sir. है ना। तो जैसे x रेज पर 0 पहले ने दिया, दूसरे ने दिया x रेज पर 0 और तीसरे ने दिया x रेज पर 10। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड। 0 + 0 + 10 x रेज पर 10 आ जाएगा। Yes, ये sir. पहला Yes, जीरो sir. जो है किसकी वैल्यू है, Sir. x1 की वैल्यू है। दूसरा Yes, sir. जीरो किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू है। X2 की और तीसरा जो 10 लिखा हुआ वो किसकी वैल्यू है, x3 की वैल्यू है, तीसरे ब्रैकेट से आया है। तो तीनों वेरिएबल के पावर का के वैल्यू का सम 10 आ गया, तो एक ये टर्म जनरेट हुआ। Yes, sir. अब Yes, sir. ऐसा जितना टर्म जनरेट होता होगा इस दिए गए इक्वेशन का उतना ही सॉल्यूशन होगा। जितनी बार x रेज पर 10 आएगा तो सबको गिन करके लिख लेते हैं आप, दिस